नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के पिछले वर्षों की आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस परीक्षाओं में पूछे गए अभी तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरओ 20 सितंबर को होने वाला है और यूपीपीसीएस दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये जो है आपको याद रखना है, तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी कि इकाई है किसकी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक या इकाई है? तो दूरी का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 0.39 इंच। कितना होता है? 0.39 इंच होता है। अतः जो है आपका सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर आपका इंच प्राप्त होगा, तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 नैनोमीटर जो है वह आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की जो है यह इकाई है, जो कि 1.0 इंटू 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर में यदि पूछा जाएगा तो आपका 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन में। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने का मान जो है ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान यह ऋणात्मक नहीं होता है। तो सी विकल्प यहाँ सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई जो है, सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? तो यह तापमान की इकाई है। और कैलोरी, उसके बाद जो है आपका जूल और अर्ग, यह ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो है आपका ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ जो है आपका पूछा गया है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? तो यह तापमान की इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक तरफ आपका इकाई दिया गया है, दूसरी तरफ उनका जो है प्राचल दिया गया है। तो चलिए जो है यहाँ देखते हैं। पहला है आपका वाट। तो वाट का जो हो जाएगा आपका शक्ति। शक्ति जो है का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। ए का चौथा हो जाएगा। बी आपका दिया गया है नॉट। तो नॉट हो जाएगा आपका, यह समुद्र जहाज की गति को मापा जाता है। समुद्र के जहाज की गति की मापने की इकाई है नॉट। बी का हो जाएगा आपका तीसरा। और नॉटिकल मील, सी का हो जाएगा आपका दूसरा। नॉटिकल मील हो जाएगा आपका, नॉटिकल मील नौ संचालन में, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और कैलोरी हो जाएगा आपका ऊष्मा। कैलोरी जो है ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है, तो यहाँ डी का हो जाएगा पहला। तो 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह आपका सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 आप देख सकते हैं, विकल्प सी जो है आपका यहाँ सही होगा। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ आपका उपकरण या यंत्र दिया गया है, दूसरी तरफ मापन की इकाई या राशि दिया गया है। तो चलिए जो है देखते हैं। तो पहला आपका दिया गया है अमीटर। अमीटर का हो जाएगा आपका धारा, विद्युत धारा। ए का हो जाएगा
तीसरा उसके बाद जो है बी है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा आपका सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, बी का हो जाएगा चौथा। और सी दिया गया आपका स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला हो जाएगा आपका भार, सी का हो जाएगा दूसरा। और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है आपका, तो डी का हो जाएगा पहला। तो 3 4 2 1 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा आपका 3 4 2 1। आप देख सकते हैं विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु पायरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ, तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप देख सकते हैं यहाँ थर्मो रेसिस्टर दिया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। तो यह एक उपकरण है आपका थर्मो रेसिस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण जो है तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो ये जो है आपका यहाँ सही सुमेलित है, बाकी जो है सभी यहाँ गलत हैं। बाकी जो है यहाँ क्या है, सभी गलत हैं। नेक्स्ट आपका, रडार उपयोग में आता है किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। रडार शब्द जो है मूलतः एक संक्षिप्त रूप है, जिसका रूप जो है पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति की ज्ञात की जाती है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। रडार का फुल फॉर्म भी जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी बताएं? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। उसके बाद जो है यह यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। इसलिए यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिरता के जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो यहाँ जो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और यह न्यूटन का तृतीय नियम है। ये ऑप्शन यहाँ सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन ये दिया गया है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण आ रहा है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज जो है कुछ ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ जो है आपका कारण और कथन दोनों सही है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
दोस्तों जो है एक इन्फॉर्मेशन है आपको, अनअकैडमी पर डेली T20 करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट सीरीज यूपीपीएससी के लिए मॉर्निंग में 10 बजे मंडे टू फ्राइडे कराया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं वह क्या कहलाता है? आपका सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि जैसे आपका हो जाएगा संवेग, बल, त्वरण और विस्थापन, ये सभी क्या है आपका सदिश राशि हैं। और किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली दूरी वह आपका विस्थापन कहलाती है। विस्थापन भी जो है आपका एक सदिश राशि है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। आपको याद रखना है संवेग, बल, त्वरण और विस्थापन कौन से राशि हैं? तो सदिश राशि हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्फाल्ट। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया आपका परिष्करण कहलाती है। और एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान यह उत्पन्न होता है। तो डी विकल्प यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो 0 होगा। जल में गुब्बारे का भार बराबर हो जाएगा आपका भार माइनस उत्प्लावन बल। भार माइनस क्या होगा? उत्प्लावन बल हो जाएगा। तो भार कितना है? 200 हो जाएगा। और उत्प्लावन बल कितना होगा? ये भी जो है आपका 200 होगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 0। ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है और प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो इन कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है ये आपका गलत है। चौथा यहाँ गलत है कि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये गलत है। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन आपका, लाइफ हाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ जो है आपका पहला दिया गया है कि लाइफ हाई का विस्तृत रूप होता है लाइट फिडालिटी यानी कि प्रकाश तद्रुपता। तो जो ए जो है आपका सही है। और बी दिया गया है, भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये जो है आपका गलत है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाइफ हाई का सफल परीक्षण किया गया था, ना कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो दूसरा जो है आपका गलत है, सी है, लाइफ हाई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड द्वारा डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। तो सी जो है आपका ये सही है। लाइफ हाई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। तो आपका पहला जो है सही है, दूसरा गलत है और सी जो है आपका सही है। और डी जो दिया गया है कि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो ये भी जो है आपका यहाँ गलत है। तो आपका गलत पूछा गया है, इसमें कौन सा गलत है? तो दूसरा और डी यानी कि बी और डी जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। बी और डी यहाँ गलत होगा आपका। डी जो है आपका इसलिए यहाँ गलत होगा
कि लाइफाई एक जो है वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको क्या कहा जाता है, एलईडी कहा जाता है, एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है आपका डी और बी दोनों ही जो है आपका गलत होगा, डी और बी दोनों गलत होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्व विहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम जो है वह दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा कि मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह उदाहरण है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। दूसरा है इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और तीसरा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 जो है वह आपका सही है, यानी कि पहला जो दिया गया है कि आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, सही है। दूसरा दिया गया इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये जो है आपका गलत है। तीसरा आपका सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण क्या है? तो ये भी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो पहला और तीसरा सही, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वह अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस की भांति यह व्यवहार करता है और पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति जो है वह बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। और अगला है आपका कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका मान होता है बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य का 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और लाल रंग के तरंगदैर्घ्य का जो है मान होता है 7.5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो सबसे अधिक लाल रंग का होता है और सबसे कम जो है बैगनी रंग का। तो सबसे कम आपका पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु यानी कि सामान्य निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर होता है से दूर हट जाता है और इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। तो आपका यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है आपका। तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो यह है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। और अगला है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सफ़ेद तथा हल्के रंग कपड़े ऊष्मा के जो है कम अवशोषी होते हैं, इसलिए उन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है आपका कथन ए दिया गया है आपका, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण आर है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर का ए सही स्पष्टीकरण है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड है जो कि प्रकाश को परावर्तित करने में असक्षम होने के कारण हित अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर का ये जो है सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, विकिरण के लिए। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे कि वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है और वास्तव में प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की जो है यह माप है। और अगला है आपका, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। इसलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त। सामान्यतः टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त किरणें होती हैं और रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन एवं ऑफ करने में ही नहीं बल्कि चैनल, आवाज़ की तीव्रता व चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो सी विकल्प आपका सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? तो यह है आवृत्ति आरोपण। एनालॉग डिजिटल, एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में जो है वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है और आयाम माडुलन, आयाम माडुलन आपका, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक आवृत्ति माडुलन है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया श्रव्य संकेतों को प्रेषित करना, तो आवृत्ति माडुलन यानी कि आवृत्ति आरोपण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। यदि यहीं पर जो है आपका दिया रहता कि वीडियो संकेतों को प्रेषित करने, श्रव्य की जगह आपका दिया रहता वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक क्या है, तब हो जाता आपका आयाम माडुलन यानी कि आयाम आरोपण हो जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी कहा जाता है, एसी को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो यहाँ जो है आपका डायनमो भी हो जाएगा और विद्युत मोटर भी होगा। सी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा आपका। डायनमो और विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? डायनमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है और जबकि विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह बदलता है। तो यहाँ जो आपका सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण
आधारित है किस पर? तो यहाँ सी और डी दोनों सही हो जाएगा, डायनमो और विद्युत मोटर। नेक्स्ट आपका कथन ये दिया गया है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण आर है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की आर जो है सही व्याख्या है। तड़ित चालक जो है एक धातु का चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये सीधे पृथ्वी में जो है ये आकाशीय विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। और तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की बनी छड़ों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा जो है लोहे की तुलना में अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो दोनों ही जो है आपका कथन भी और कारण दोनों सही है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की आर जो है सही हुआ व्याख्या भी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। तो यदि अर्धचालक भी पूछा जाता है कौन कौन से हैं यानी कि सेमीकंडक्टर, तो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों जो हैं क्या हैं, सेमीकंडक्टर हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला यहाँ दिया गया आपका मेसान की खोज हिडेकी युकावा के द्वारा किया गया था, ये जो है आपका सही है। और बी दिया गया है पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस के द्वारा किया गया था, ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट है सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, यह आपका HA बैथे के द्वारा दिया गया था, ये भी आपका सही है। डी दिया गया है कि परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, तो ये जो है आपका गलत है। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये GT सीबोर्ग के द्वारा जो है दिया गया था, GT सीबोर्ग के द्वारा दिया गया था। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है, डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं और यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट है, कल्पक्कम प्रसिद्ध है? तो यह परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है कल्पक्कम कहाँ है? तो यह आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तो यह आपका तमिलनाडु में है। और अगला है आपका, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है, साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। और तीसरा है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। 2 और 3 जो है वो आपका सही है, पहला वह गलत है। तो दूसरा आपका सही है कि साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन है, सही है। तीसरा, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये सही है। पहला दिया गया आपका कि ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये गलत है। नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो पहला जो है आपका सही नहीं है, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। बी विकल्प आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों जो है ये था आपका RO प्री और मेंस में अभी तक के पूछे गए पिछले वर्षों के सभी प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
और दोस्तों जो है, यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स 16 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है और हर बुधवार को इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़कर जो है तैयारी कर सकते हैं और इंडिया के जो है टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।